कक्षा सप्तम के भैया बहन सिविक्स के पाठ 3 राज्य सरकार का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में ये बता देना है कि चैप्टर के कुछ अंशों की चर्चा पहले हो चुकी है। आज जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यह है राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में आपको बताया गया है कि कुछ एक राज्य में एक सदनीय राज्य विधानमंडल है तो कुछ एक राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो चाहे यह विधानमंडल एक सदनीय हो या द्विसदनीय हो, इसके क्या अधिकार और क्या कार्य हैं इसकी चर्चा अत्यंत आवश्यक है। तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य के संबंध में हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची के 66 विषय एवं समवर्ती सूची के 40 विषयों पर कानून बनाता है। ऐसी संविधान की रचना है कि शक्तियों का बंटवारा जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया है। कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का यह अवसर केंद्र और राज्य दोनों को मिलता है। तो ऐसी जो सूचियां होती है वह समवर्ती सूची होती है। तो संघ सरकार से हटकर राज्य सरकार के जिम्मे 66 विषय दिए गए हैं, 66 सब्जेक्ट, और समवर्ती सूची जिस पर कि कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, इस पर भी राज्य सरकार को यह राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। ये केवल ध्यान देने की बात है कि समवर्ती सूची में जो शामिल विषय हैं भले ही उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, ये बात स्पष्ट है। राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया समवर्ती सूची पर अगर कोई ऐसा कानून है जो संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा, यानी केंद्रीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वही मान्य होंगे। सामान्य परिस्थिति में राज्य विधानमंडल भी कानून बनाते हैं इस पर, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में इसका मान्य नहीं होता है। दूसरी बात है कि राज्य विधानमंडल धन विधेयक और बजट को पारित करने का भी काम करता है। भैया बहन, आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार एक भी पैसे जो खर्च करना चाहेगी वह जनता के स्वीकृति के बगैर नहीं हो सकता है। तो जनता की स्वीकृति प्रत्यक्षतः तो ली नहीं जा सकती है। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं विधानमंडल में, उन विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद ही सरकार किसी भी प्रकार के धन को खर्च कर सकती है, कोई बजट पारित कर सकती है, धन विधेयक ला सकती है, इत्यादि प्रकार की बातें हैं। तो अब फिर तीसरे कार्य की जब चर्चा करते हैं तो तीसरे कार्य में देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों को स्वीकृति प्रदान करना। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो और कोई कानून उस राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तत्काल परिस्थिति में आवश्यक है, और राज्यपाल अगर ऐसी स्थिति को समझते हैं, महसूस करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जिस अध्यादेश का महत्व किसी भी कानून से तनिक भी कम नहीं होता है। तो अब है कि वह अध्यादेश जो राज्यपाल के द्वारा दिया गया, उस अध्यादेश को भी जब राज्य विधानमंडल का सत्र चलेगा, यानी कि 6 महीने के अंदर, उस अध्यादेश को भी स्वीकृति देने का काम राज्य विधानमंडल ही करते हैं। अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा उस अध्यादेश को स्वीकृति नहीं मिली तो वह 6 महीने के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। इसके बाद
चौथा कार्य यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एक ऐसे विशेष अनुच्छेद होते हैं जिसमें अगर संशोधन करना हो, संसद को अगर संशोधन करना है, तो उस संशोधन से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक है। अर्थात राज्य विधानमंडल की भूमिका इस मामले में काफ़ी अधिक हो जाती है। इसके बाद राज्य विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखने का काम करती है। सरकार कहीं तानाशाही ना करने लगे, सरकार कहीं मनमानी ना करने लगे, सरकार कहीं जनहित के विरुद्ध काम ना करने लगे, सरकार कोई ऐसा काम नहीं करे जो जनता के हित में नहीं है। सरकार बहुमत में आ गई तो बहुमत का कहीं वह गलत लाभ ना उठा ले। इस प्रकार की स्थितियों को रोकने के लिए राज्य विधानमंडल क्या करती है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार के कार्य को करने के लिए वह अनेक पद्धतियों का उपयोग करती है। जैसे कि वह प्रश्न पूछती है, सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह जनहित में है कि नहीं है। उस कार्य को करने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये बातें पूछी जाती है। उसी प्रकार से अगर सरकार कोई गलत नीति को फॉलो कर रही है, गलत नीति का पालन कर रही है, तो ऐसी नीतियों की आलोचना भी की जाती है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। फिर इसके बाद काम रोको प्रस्ताव। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग अगर कर रही है, तो राज्य विधानमंडल काम रोको प्रस्ताव लाकर किसी खास कार्य के प्रति ध्यान उसका आकर्षित कर सकती है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से। और फिर सदन में कभी ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार की लोकप्रियता कम हो गई, सरकार के पक्ष में विधायक जितने होने चाहिए वह अगर नहीं महसूस हो रहा है विपक्षी दल को, तो ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद सरकार भंग हो सकती है, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार यह प्रयास करती है कि वह ऐसे कार्य न करे जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ जाए। लेकिन यह ध्यान देना है कि मंत्रीगण जो होते हैं विधानसभा में, यह मंत्रीगण जो होते हैं यह केवल विधानसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, ये ध्यान करने की बात है। इसके बाद कुछ एक और भी कार्य हैं राज्य विधानमंडल के, क्रमशः उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इन्हीं कार्यों में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण विधेयक को पारित करना। राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण विधेयकों को पारित करना। ये भैया बहन आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक और दूसरा साधारण विधेयक। तो जो विधेयक धन विधेयक नहीं है वह साधारण विधेयक है। तो इस प्रकार के विधेयक को पारित करने में विधानमंडल की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी चर्चा है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में, अर्थात राज्य विधानमंडल के जो दो सदन हैं, विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है साधारण विधेयक को,
और इसे किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा सदन में रखा जा सकता है। तो ये तो सदन में रख दिया गया विधेयक। अब इसके पारित किए जाने से संबंधित बातों की चर्चा है कि इसके पारित करने के क्रम में 3 चरण होते हैं। विधेयक 3 चरणों में, यानी 3 चरणों से गुजरकर पारित होते हैं। यानी 3 स्टेप इसको फॉलो करना है। तो पहला जो स्टेप है, 3 चरण या 3 वाचन दोनों कर सकते हैं। 3 चरण कहिए या फिर 3 वाचन कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। तो 3 चरण में या 3 वाचन में सबसे पहला चरण जो होता है, इन चरणों को विधेयक के 3 वाचन कहते हैं। सबसे पहले विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। जिस विधेयक पर चर्चा होनी है, जिस विधेयक को कानून का रूप लेना है, उसे सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सदन में पेश किया जाता है। तो सदन में पेश किया जाना जो है वह उसका प्रथम चरण माना जाता है या प्रथम वाचन माना जाता है। विधेयक को प्रस्तावित करने वाले सदस्य जो होते हैं, वह सदन को विधेयक पेश करने की आवश्यकता से परिचित कराता है। जिस सदस्य ने सदन में वह विधेयक लाया, वह इस बात को बताता है कि इस विधेयक की क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, क्यों लाया गया है इसे सदन में। तो यह हो गया पहला चरण या फिर पहला वाचन, प्रथम वाचन। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। तो दूसरा चरण, जिसे द्वितीय वाचन कहते हैं, इस प्रथम चरण को देख लिया आपने। प्रथम चरण में क्या हुआ? तो विधेयक सदन में लाया गया। फिर द्वितीय चरण में इस पर बहस किया गया, बहस या चर्चा। तो सदन में विधेयक लाया गया, प्रथम चरण हुआ। फिर उस पर चर्चा हुई। उस विधेयक पर आम चर्चा होने के बाद सदन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप सकता है। यह समिति विधेयक के संबंध में अपना रिपोर्ट सदन में रखती है। तो यह चरण हुआ दूसरा चरण। और इसके बाद है तीसरा चरण, जो कि तीसरा चरण या तीसरा वाचन कहलाता है। अर्थात विधेयक के पक्ष में सदन का बहुमत प्राप्त हो जाने पर उसे पारित माना जाता है। अगर सदन के सदस्यों ने बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो माना जाता है कि वह विधेयक पास हो गया। तो इस प्रकार से अगर विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है तो विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद से पारित होता है। लेकिन अगर वह एक सदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा से पास होने के बाद ही वह मान्य हो जाता है। लेकिन अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो दोनों सदनों के बाद पास होने के बाद फिर उस पुनः राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह विधेयक स्वीकृत माना जाता है। तो इस प्रकार से 3 चरणों को देखने के बाद, 3 चरणों से गुजरने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कोई कानून जो बन जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि विधेयक को मतलब रद्द भी किया जा सकता है, इसकी चर्चा है।
तीसरा चर्चा चरण हो गया बहुमत से पारित होना। एवं राज्यपाल की स्वीकृति। तो यह देख लिए हैं हम लोग कि 3 चरणों में विधेयक गुजरते हैं और उसके बाद राज्यपाल की सहमति से, उनके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप धारण करता है। अब इसके आगे के यह कक्षा में अगले दिवस, अगले दिन, अगले खंड में हम लोग इस टॉपिक के आगे के अंशों की चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक, धन्यवाद।